Hello students, let's start with the part 2 electrochemistry. In first lecture we studied about the what is electrochemistry and what is cell, type of cell, and we studied about there are two type of cell. Number one is electrochemical cell and number two is the electrolytic cell. So today we are going to discuss about again electrochemical cell. In a electrochemical cell, how it is formed, and in this a chemical reaction converted into the electrical energy or electric current. By the using of electrochemical cell, we can convert chemical energy into the electrical energy due to a spontaneous chemical reaction. Actually, what will happen in a chemical cell? First of all, we have to understand about it. देखिए होता क्या है, ये हमने एक सेल बनाया था लास्ट वाले में. जब भी हम एक कंटेनर लेते हैं, एक हमारे पास कंटेनर है और इसमें से कोई एक सेल, हाफ सेल को हम उठा लेते हैं. सपोज हमने यहाँ इसमें जिंक डाल दिया और ये डाल दिया इसके अंदर इसका सॉल्ट ZnSO4, दिस इज द जिंक. तो होगा क्या, जैसे ही हम इस मेटेलिक रॉड को या प्लेट को इसके अंदर डालेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होगा. ऑक्सीडाइज होने का मतलब Zn+2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ का जो जिंक मेटल है वो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 में, और वो Zn+2 आयन आ जाएगा इसमें, इस वाले सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस पे, इस रॉड. ऑक्सीडेशन हो गया. अब हो क्या रहा है, धीरे धीरे इस सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जाएगी. इधर इस तरह से यहां पर भी होने वाला है, कॉपर में भी. अब क्या किया हमने, जब इन दोनों को हमने दोनों को कनेक्ट किया एक दूसरे को, जब हमने दो, ये कहलाता है हाफ सेल. हाफ सेल देखिए, अब दो हाफ सेल है, एक हाफ सेल और दूसरा हाफ सेल. जब हम दोनों को मिला देते हैं तो एक सेल बन के आता है. और सेल का बनता कब है, जब हम दो सॉल्यूशंस को एक दूसरे के दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर से कनेक्ट कर देते हैं और दोनों सॉल्यूशंस को एक साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है. अब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिटेड है, अब यहाँ वाले सॉल्यूशन को देखना है एक बार. इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट CuSO4 है ना, तो इसके आयन यहाँ पे है सॉल्यूशन में, और ये धीरे धीरे इधर जा रहे हैं, इस पे डिपॉजिट हो रहे हैं. इस पे डिपॉजिट हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ एक तरह से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है. यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं इस वाले से. तो इसके इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसको कौन पूरा करेगा, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगेगा यहाँ पर. तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कॉपर के आयन लेकर कॉपर में कन्वर्ट होगी. दूसरी रिएक्शन होगी Cu+2 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द कॉपर सॉलिड, और धीरे धीरे ये वाली प्लेट मोटी होती जाएगी. यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा और यहाँ से जिंक डिसअपियर होता जाएगा और जिंक में आना. तो इस तरह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जिंक आयन की यानी पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और यहाँ पर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है. तो साल्ट ब्रिज हमने इसीलिए लगाया है कि जैसे ही साल्ट ब्रिज में हम एक पॉजिटिव आयन रखेंगे, जो सॉल्ट है इनर्ट सॉल्ट रखते हैं, जैसे NH4NO3 या KNO3 हम डालते हैं, तो ये साल्ट ब्रिज क्या करता है कि यहाँ पर पॉजिटिव आयन की कमी है तो यहाँ इस वाले सॉल्यूशन को पॉजिटिव आयन सप्लाई करेगा, और यहाँ पर ज्यादा है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए इसको नेगेटिव आयन सप्लाई करेगा. तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है. तो ये एक सेल का सेटअप है जिससे करंट का फ्लो होता है. अब देखिए इसमें ये बात है कि अगर हम इसका कंसंट्रेशन 1m रखें, यूनिटी रखें दोनों का, कहने का मतलब ये है कि अगर हम ZnSO4 जो ले रहे हैं, जो ZnSO4 हमने लिया है, ये
ऑक्साइड NaSO4 जो हमने लिया है, ये अगर इसका कंसेंट्रेशन 1 m है और इसका भी 1 m है, किसका, कॉपर सल्फेट का, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 1.1 वोल्ट। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे 1.1 वोल्ट। अब पोटेंशियल का मतलब क्या है, देखो अभी हमने बताया था कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गया है, तो ये एक पोटेंशियल डेवलप हो गई, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने से नेगेटिव पोटेंशियल, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया है। तो एक पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड का और एक पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड का, तो इनका जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए नेक्स्ट थिंग क्या है, अगर हम इस सर्किट को, इस सेल को एक इसके कांटेक्ट में हम एक रियोस्टेट लगा देते हैं और एक बैटरी लगा देते हैं और इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, यानी आपने इसमें एक एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया है एनर्जी का। अब इसमें कुछ कंडीशंस हम रख के देखेंगे। देखिए अगर हम E external is less than 1.1 वोल्ट, अब ये क्या कंडीशन है, 1.1 वोल्ट क्या है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है 1.1 वोल्ट, और एक हम ऊपर से सेटअप में बैटरी लगा रहे हैं, वो उसको एक्सटर्नल सोर्स से कह रहे हैं। ये एक्सटर्नल मतलब अलग से आप उसमें एक पोटेंशियल लगा रहे हो। अगर इसकी वैल्यू इस तरह से है, ये 1.1 वोल्ट से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसे हो रहा है, अभी हमने बताया था कि जिंक से कहा जा रहे हैं ये कॉपर पर, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जिंक से कॉपर होगा, एंड करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, यानी करंट का फ्लो की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। तो अगर हम इसका ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से कम है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ और करंट का फ्लो कॉपर से जिंक की तरफ हो रहा है। दूसरी बात क्या है, यहाँ दूसरा कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है, धीरे धीरे जो जिंक रॉड है वो डिसअपियर होती जा रही है, जिंक रॉड, जिंक डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड मतलब ये धीरे धीरे डिसॉल्व होता जा रहा है, इसको हम कहते हैं जिंक डिसॉल्व, डिसॉल्व, एंड कॉपर डिपॉजिटेड, यहां पर धीरे धीरे कॉपर डिपॉजिटेड होता जाएगा, यानी ये वाली रॉड बड़ी होती जाएगी साइज में और ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये पहली कंडीशन है जब ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट। दूसरी कंडीशन हम लेते हैं, ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। अगर ये इसके इक्वल हो गया, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और बाहर वाला बराबर हो गया, तो उस कंडीशन में कुछ नहीं होने वाला है, नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, नो करंट फ्लो, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ना करंट का फ्लो होगा, और दूसरा नो रिएक्शन, ना तो जिंक डिसॉल्व होने वाला है ना कॉपर डिपॉजिट होने वाला है ना वाइस वर्सा, नो डिसॉल्व एंड नो डिपॉजिट, किसी भी तरह का किसी भी इलेक्ट्रोड पर कोई डिपोजिशन नहीं होगा, किसी पे कोई डिसॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड कंडीशन, अगर हम ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट लें, अगर हम ई एक्सटर्नल जो है वो 1.1 से ज्यादा ले लें, इसके पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा ले लें, तो क्या होने वाला है, अब देखिए रिवर्स हो जाएगी, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, करंट का फ्लो इधर से इधर होने, सॉरी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर से इधर जिंक की तरफ होने लगेगा और करंट का फ्लो उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि आप अपोजिट उसको ज्यादा हवा दे रहे हो। करंट फ्लो
फ्रॉम, कहां से कहां होने वाला है, जिंक टू कॉपर एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कॉपर टू जिंक। इसका मतलब ये हुआ, अब ये रिएक्शन पहले वाले सेल की जो रिएक्शन थी इसकी, वो थी Zn, इसमें दो रिएक्शन होती है, Zn से Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, और Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर, ये मिलके दोनों मिलके रिएक्शन कर रहे थे। Zn प्लस Cu प्लस टू से बन रहा था Zn प्लस टू प्लस Cu। तो यहाँ ये जो रिएक्शन है, कहने का मतलब रिवर्स होने वाली है, उल्टा होने वाला है, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगा दिया है। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, कॉपर प्लस Zn प्लस टू, तो Zn प्लस कॉपर प्लस टू। इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या होने वाला है, अब उल्टा काम होने वाला है, Zn प्लस टू कन्वर्ट हो रहा है Zn में, यानी जिंक डिपॉजिटेड एंड कॉपर डिजॉल्व। जब तक आप ई एक्सटर्नल की वैल्यू ज्यादा रखोगे तो रिएक्शन होती है, कॉपर का इलेक्ट्रो डिजॉल्व होने लगेगा और जिंक पर डिपॉजिट होने लगेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लग गया है। तो इस तरह से हम इसकी मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो थिंग है दैट इज द ईएमएफ। ईएमएफ क्या कहते हैं, ये जो हमने दिखा है 1.1 वोल्ट, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। तो ईएमएफ को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, देखिए अभी हमने कहा कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं उसके सॉल्यूशन में, तो एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, और दोनों के जो डेवलप हो रहा है उसके बीच में एक डिफरेंस है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम ईएमएफ कहते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, इफ नो करंट इज ड्रॉ, अगर इस सर्किट से कोई करंट नहीं, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस is known as the EMF of the cell when no current flow, अगर कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो हम उसको इसका EMF कहते हैं। अब देखिए सेल को बनाना, जैसे हम 2 कंटेनर लेंगे बनाएंगे, ये काफी कन्वीनियंट नहीं है, इसको बार बार बनाना काफी टाइम कंज्यूमिंग में है और गलती होने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसको एक तरीका है कि जिससे कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि हमें समझ में आने लगे कि सेल किस तरह से बना। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेल नोटेशन, या इसको हम बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, या इसको हम सेल डायग्राम भी कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल डायग्राम भी कहते हैं। अभी देखो सेल लिखने का तरीका क्या है कि सेल को आपको एक केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिख देना। इसके लिए ध्यान क्या रखना है, देखो सबसे पहले एक फॉर्मेट है उसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले 2 डबल लाइन खींच लेते हैं खड़ी, ठीक है, वर्टिकल लाइन खींचेंगे और इसके साइड में यहां लिखेंगे आयन, फिर एक सिंगल लाइन, फिर सॉल्ट, फिर एक सिंगल लाइन, फिर लिखेंगे मेटल। एक फॉर्मेट सेम इधर भी करना है, आयन, फिर लिखेंगे सॉल्ट, फिर लिखेंगे मेटल। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि सभी पे काम करेगा। अब देखो कहीं कहीं ऐसे सेल होंगे जहां पर ये वाला पार्ट मिस होगा, तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से, आयन और आयन के बाद मेटल लिखेंगे। अब पहली बात तो इन वर्टिकल लाइंस का मतलब समझना है। जो डबल लाइन है वो कहलाती है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज, डबल लाइन का मतलब क्या है, डबल लाइन कहलाती है साल्ट ब्रिज। और सिंगल लाइन जो है
ये सिंगल लाइन, अब इसका देखिए डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज। अब समझिए कि क्या आ रहा है इसका डिफरेंस। इसका ये है कि अब इस सेल से हम इसको करते हैं कोरिलेट। इस वाले सेल में यहाँ कोई सॉल्ट नहीं है तो ये वाला पार्ट मिस हो जाएगा, तो होगा मेटल सिंगल लाइन आयन, डबल लाइन आयन, सिंगल लाइन मेटल। अब इस वाले सेल में हम देख लेते हैं वो जैसे कि जैसे ही बना है। यहाँ देखिए मेटल कौन सा है, जिंक, जिंक। फिर सॉल्यूशन क्या है, आयन कौन सा है, Zn+2। कंसंट्रेशन क्या है, 1 और डबल लाइन, डबल लाइन का मतलब साल्ट बेस। ये वाला सॉल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, इस वाले सॉल्यूशन। तो इसमें आयन कौन से हैं, Cu+2 और सिंगल लाइन, और इसमें कौन सा मेटल है, कॉपर। तो दिस रिप्रेजेंटेशन इसको हम सॉलिड कह सकते हैं। यहाँ ये डबल जो लाइन है ये सॉल्ट बेस। अब देखो बिल्कुल ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से चलिए देखिए, जिंक मेटल, जिंक मेटल सॉलिड लिख दिया हमने। ये किसके कांटेक्ट में है, सॉल्यूशन के में, तो सिंगल लाइन किस सॉल्यूशन में डिप किया गया है। फिर ये सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है किसके थ्रू, साल्ट ब्रिज। तो ये डबल वर्टिकल लाइन जो है वो साल्ट ब्रिज को शो करती है। फिर यहाँ सॉल्यूशन आ गया, तो सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर आयन, तो कॉपर आयन कंसंट्रेशन हमने लिख दिया, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, कॉपर। तो ये जो तरीका है, यानी इस सेल को बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से भी हम इस सेल को समझ सकते हैं। और इससे समझ में आ रहा है ये वाला जो पार्ट होता है इस साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और एक हो गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड वाला साइड जो है इसको हम बोलते हैं एनोड, एनोड ही है इधर भी, और ये है कैथोड। ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इस पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको बोलेंगे ई ऑक्सीडेशन, और इसको बोलेंगे ई रिडक्शन। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, वो हमारा सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। देखो अब इसको कैसे निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड कंडीशन है कि E इज इक्वल टू, फॉर्मूला समझ लीजिए, E राइट माइनस E लेफ्ट। R का मतलब राइट, L का मतलब लेफ्ट। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, E राइट में कौन है, कैथोड, कैथोड माइनस E एनोड। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कहलाएगा सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब बात ये है कि डिफरेंस तो तब निकालेंगे जब हमें कैथोड और एनोड का सेल पोटेंशियल के बारे में पता हो। यानी कि ये जो पार्ट है ये एक हाफ सेल है, हाफ सेल है, और ये भी एक हाफ सेल है। तो दोनों का अगर हमें पता चले तो हम डिफरेंस निकाल कर उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यानी कि इस सेल का ये एक हाफ सेल है और ये भी एक हाफ सेल है। तो इनका अगर निकालना है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी हाफ सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें?